मेरा नाम अल्बर्ट है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। मगर जब से मेरी शादी हुई थी वो भी बीमार रहने लगी थीं। हालांकि मैंने अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं रोज माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता, लेकिन वो दिन ब दिन कमजोर ही होती जा रही थीं। शादी के 2 साल बाद ही भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटियां दी थीं। मेरी बेटियां भी 1 साल की ही थीं कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थीं। मेरा बाप तो आज से 10 साल पहले ही मर चुका था, और आज मेरी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थीं। ना ही मेरा कोई भाई था, ना ही मेरी कोई बहन थी। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो गांव में रहते थे, मगर मैं अपनी माँ के साथ पिछले कई सालों से सूरत में रह रहा था। माँ के चले जाने के बाद अब मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां थीं, जो मेरी कुल दुनिया थीं। माँ के मरने का मुझे उस समय बहुत सदमा लगा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। मेरी पत्नी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, और मेरी दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत और मेरी बहुत ही लाडली थीं। मेरी पत्नी बड़ी सादा तबीयत की मालिक थी। उसने आज तक कभी मुझसे कोई जिद या इच्छा नहीं की थी। मैं जो भी उसे लाकर दे देता, वो उसी में खुश हो जाती थी। मैं हर साल अपनी दोनों बेटियों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता था। मेरी बड़ी बेटी का नाम एलन और छोटी बेटी का नाम एलेक्स था। समय गुजरता गया और अब दोनों 15 साल की हो गई थीं। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम डेजी था, जो मेरी बेटियों की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वो अक्सर हमारे घर आ जाती और मेरी बेटियां उसके साथ खूब खेला करती थीं। मैं भी अपनी बेटियों पर कोई रोक टोक नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था इनका कोई अपना सगा रिश्तेदार इस शहर में नहीं रहता, तो ये कहाँ जाएंगी। और फिर और फिर डेजी भी मिजाज की अच्छी थी, खूब मिलजुल कर खेला करती थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। इसीलिए मैंने भी कोई रोक टोक नहीं उठाई थी। तीनों आराम से एक दूसरे के साथ खेलती रहती थीं। आज मेरी दोनों बेटियों की सालगिरह थी, और हर साल की तरह आज भी मैं ऑफिस से निकलने के बाद सीधा बाजार चला गया था, जहां से मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदे थे। इसी खुशी में मेरी बेटियां अपना घर भी सजा रही थीं, और मेरी बेटियों ने अपनी पसंद का केक भी ऑर्डर कर दिया था। बाजार में मुझे काफ़ी देर हो गई थी, और आज तो मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, क्योंकि उसकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। मगर जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं दहल उठा था। मेरी चीख निकल गई थी। मेरे घर के आसपास लोगों की भीड़ जमा थी, और लोगों की भीड़ देखकर ही मेरा दिल दहल उठा था। कुछ तो अनहोनी जरूर हुई थी। और जब मैं भीड़ के पास पहुंचा तो लोग मुझे दया भरी नजरों से देखने लगे, और मुझे तसल्ली देने लगे कि जो होता है गॉड की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लोगों की ऐसी बातें मेरे दिल को और भी दहला रही थीं। मैं जैसे तैसे करके अपने घर के अंदर पहुंचा था। मेरी पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही थीं, क्योंकि घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा फ़ोन बंद था। मेरी पत्नी और दोनों बेटियां करंट लगने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गई थीं। मोहल्ले वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर जब तक वो दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए तब तक तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी दोनों बेटियां इस दुनिया से जा चुकी थीं। करंट लगने की वजह से उनका 90% शरीर जल चुका था। मेरे लिए ये किसी कयामत से कम नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद मेरी बेटी की सहेली डेजी भी बहुत रो रही थी। हमारी शादी को 16 साल हुए थे, और मेरी हमसफर मुझे छोड़कर चली गई थी। शायद मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। सबका कहना था ये हादसा बस अचानक ही हो गया था, और यह हादसा एक नेचुरल हादसा था, इसमें किसी का हाथ नहीं था। सबसे पहले तुम्हारी पत्नी को करंट लगा था, और अपनी माँ को बचाने के लिए दोनों बेटियां अपनी माँ से लिपट गई थीं, जिस वजह से उन्हें भी करंट लग गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मैं भी ये सोचकर चुप हो गया था, लेकिन अब मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। मैंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस इतना काम करता कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। मगर मेरा वीरान पड़ा घर मेरा मुंह चिढ़ाता रहता था। घर आता तो अपनी पत्नी और बेटियों की याद सताने लगती। ख्याल आता कि जैसे अभी वो किचन से बाहर निकलेगी और कहेगी, खाना बन गया है, आप मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरी बेटियां भागती भागती मेरे पास आएंगी और कहेंगी, पापा आज हमने स्कूल में ये किया, आज हमने वो किया। कभी मुझसे जिद करेंगी कि पापा मम्मी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, हमें बाहर खाना खिलाने ले चलें। मुझे वो सारे पल याद आते थे जो मैंने अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों के संग गुजारे थे।
मैं जब भी ऑफिस से घर आता था तब अपनी बेटियों को देखकर मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाया करती थी और मैं फिर से इस जमाने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही बदल लिया था। मैं लोगों की अब मदद किया करता था। मेरा काम तो ऐसा नहीं था। मैं तो पहले एक सीधा साधा ज़िंदगी जीने वाला इंसान था। घर से ऑफिस जाता और ऑफिस से सीधा अपने परिवार के पास आ जाता था और बचा खुचा टाइम मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताया करता था। लेकिन अब कुछ भी करने का मन नहीं होता था। बस कोई गरीब मजबूर लाचार इंसान मिल जाता तो मैं उसकी मदद कर दिया करता था। ऐसा करने से मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाया करता था। एक दिन मेरा एक पड़ोसी कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में बड़े अजीब से मामले हो रहे हैं। पिछले दिनों जेम्स भाई की बेटी डेजी स्कूल से घर आ रही थी, मगर रास्ते में से उसे कोई उठाकर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद वापस गली में फेंक गया है। जेम्स ने मोहल्ले में किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो डरता है कि मोहल्ले वाले मेरी बेटी का तमाशा बना देंगे। मैंने कहा तमाशा तो पहले ही बन चुका था। वो मोहल्ले वालों को बताएगा तो कोई उसकी मदद करेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि इंसान पकड़ा ही जाता है। डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए तो सब पता चल जाता है। जिसने डेजी के साथ ऐसा किया है अब वो दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। उस आदमी ने कहा कि यही बात तो हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसकी बेटी है वो सामने आना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि बस जितना बुरा हमारे साथ होना था हो गया है, अब हम अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते। अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो मेरी बेटी का तमाशा बन जाएगा, उसकी खबर अखबारों और टीवी में चलाई जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब तो सुना है कि वो डेजी की शादी भी कर रहा है। मैंने कहा कि डेजी के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो वो उस लड़की के साथ और भी बुरा व्यवहार करेंगे। ये समाज तो अच्छी भली औरत को नहीं छोड़ता, तो फिर ऐसी लड़की के साथ कैसा व्यवहार रखा जाएगा। खैर मैंने इस बात में उस समय ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। फिर एक दिन मैं घर वापस आ रहा था कि मुझसे एक लड़का आकर टकरा गया। गलती उस लड़के की ही थी। वो मोबाइल में बिजी था और मोबाइल देखते हुए सड़क पर चला जा रहा था और खुद ही आकर मुझसे टकरा गया था। मैंने कहा बेटा देखकर चला करो। उसने कहा कि बुढ़े तू देखकर चला कर। मैं हैरान रह गया था कि उसने मुझे इतने बुरे शब्दों में बात की थी, जबकि मैं तो उसे बेटा कहकर पुकार रहा था। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह देखी। वो देखने में ही कोई आवारा टाइप का लड़का लग रहा था, जिसकी जेब में माँ बाप ने पैसे भर दिए थे, हाथ में महंगा मोबाइल पकड़ा दिया था, लेकिन तमीज से खाली था। इसीलिए उसके साथ बहस करना बिल्कुल बेकार था। वो लड़का मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया, पर उसकी शक्ल मेरी आंखों में बस गई थी। मैं सोच रहा था कि उसके माँ बाप ने उसकी कैसी परवरिश की होगी। उसके माँ बाप ने उसे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं सिखाई थी। राह चलते किसी आदमी से टकरा गया तो माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा उसी को बातें सुना रहा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान में ये हुनर नेचुरली आ जाता है कि वो शक्ल देखकर ही पहचान लेता है कि कौन कैसा है। लड़के की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि वो लोफर है या जिम्मेदारियां निभाने वाला है, और लड़की की शक्ल देखकर भी पता चल जाता है कि उसे घर बनाने का शौक है या सिर्फ फैशन और मेकअप करने का शौक है। एक दिन मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आई। शायद किसी ने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर यह फिल्म बनाई थी, और उसका एक सीन था जिसमें बूढ़ी औरत कह रही थी कि इस मुर्दा औरत को दफनाने से पहले इसकी दोनों टांगों को अच्छी तरह से बांध दो, आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि हमारी फिल्में भी तो हमारे समाज का ही एक आईना होती हैं। क्या वाकई हमारा समाज इस तरफ जा रहा था कि कब्र में दफन औरतों को भी नहीं छोड़ता? अभी मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि एकदम से अपनी बेटियों का ख्याल आ गया। ना जाने क्यों मुझे उनकी याद इस तरह आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी मैं अपने आंसू साफ कर रहा था कि एक लड़का वहां पर भागता हुआ आया। उसने कहा कि वो लड़की डेजी जिसके साथ जबरदस्ती की गई थी, उसका बाप उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने नींद की गोलियां खा ली हैं और वो मर चुकी है। अब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं जाए। वो अपनी बेटी के ताबूत के आसपास घूम रहा है और किसी को भी उस ताबूत के पास नहीं आने देता। वो कहता है मैं खुद ही अपनी बेटी को ले जाऊंगा और उसे दफना दूंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के मरने की खबर लोगों को पता चले। अगर आसपास के गांव में भी ये खबर फैल गई तो सब लोग आएंगे और मुझसे सवाल करेंगे कि जवान बेटी ने खुदकुशी क्यों की है, और फिर मेरी बेटी के मरने की खबर पुलिस तक भी पहुंच जाएगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस इंसान को अच्छी तरह से जानता था और उसकी बेटी डेजी
मेरी बेटियों की बहुत अच्छी सहेली भी थी, इसीलिए डेजी से मुझे बेटियों जैसा लगाव हो गया था। मैंने कहा कि अब क्या करना है। उसने कहा कि लड़की की कब्र बनानी है, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं क्यों अपने आप को ऐसी सूरत हाल में डाल रहा था। मैंने अपनी बेटियों को भी खुद ही कब्र में उतारा था। मोहल्ले वाले मेरा बहुत सम्मान करते थे, उनका मुझ पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि मैं एक दुखी आदमी हूँ जिसकी पूरी फैमिली ही इस दुनिया से जा चुकी है। बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। मैं सबको अपनी बेटियों की नज़र से देखा करता था, इसीलिए लोग मेरा बहुत सम्मान करते थे। तभी तो ये लड़का मुझे बुलाने के लिए आया था और मुझे सारा मामला समझाया था। डेजी का बाप कह रहा था कि बस जल्दी जल्दी से इसे दफन कर दो, ज़्यादा देर न लगे। मैं उसके साथ चला गया। उसके बाप को देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं था। वो बस यही कह रहा था कि गॉड ने मुझे बेटी दी थी और गॉड ने ही वापस ले ली। बेटियां तो होती ही हैं बदनामी फैलाने के लिए। अब मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। इससे पहले कि पुलिस आ जाए और ये पुलिस केस बन जाए, ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मैंने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, नहीं तो बात कहां से कहां पहुंच सकती है। मैं सोच रहा था कि डेजी की मां पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ को ही होती है। वो रो रही होगी, तड़प रही होगी। सुनने में आया था कि डेजी के बाप ने घर में डेजी की बॉडी को 5 मिनट भी नहीं रखने दिया था। जैसे ही पता चला कि डेजी दुनिया से चली गई है, बस 10 मिनट के अंदर ही ताबूत मंगवाया गया और जल्दी जल्दी उसे ताबूत में पैक कर दिया गया था। कब्र की खुदाई शुरू हो गई थी, लेकिन जब डेजी की बॉडी को पकड़ाया गया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो जिंदा है और सांस ले रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरे दिल में मेरी बेटियों का ख्याल आ गया है। शायद ये मेरा दुख था जो मैं इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर हो रहा था। हमने डेजी को दफना दिया। जैसे ही हमने डेजी को दफन किया तो उसके बाप ने कहा, चलो, इससे मेरी जान छूट गई। मैं हैरान रह गया कि उसने अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल क्यों किए थे। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लड़की को दफनाकर सब लोग वापस आ गए। अभी घर आए आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा दिल बेचैन होने लगा। आज उस लड़की को दफनाकर मुझे अपनी बेटियों की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान चला जाता हूँ, जाकर थोड़ी देर वहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि जिस जगह पर डेजी को दफनाया गया था वहाँ मेरी बेटियाँ भी दफन थीं। मैं कब्रिस्तान जा रहा था और सोच रहा था कि डेजी ने अपनी जान क्यों ली होगी। शायद वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, अपने होने वाले पति को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी इज्जत लुट चुकी थी। और शायद उसने यही सोच लिया होगा कि ये समाज अब उसको कभी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। अभी मैंने कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि जैसे मुझे कब्रिस्तान में किसी के होने का एहसास हुआ। जैसा मैंने पहले बताया था कि उस लड़की की कब्र मेरी बेटी और मेरी पत्नी की कब्र के पास ही थी, तो मैं वहीं जा रहा था। लेकिन इससे पहले ही मैं वहां पहुंचता, मुझे उस कब्र पर 2 लोग खड़े हुए नजर आए। मैंने सोचा कि शायद डेजी का बाप है और साथ में कोई और आदमी है, जो सबके सामने तो मजबूत बनने के लिए कह रहा था कि अच्छा हुआ मेरी बदनामी का कारण खत्म हो गया, लेकिन अब शायद उसे अपनी बेटी की याद आई है और अब रात के अंधेरे में यहाँ आया है। इसीलिए मैं जरा पीछे ही रुक गया और अपने कदम भी धीरे कर लिए। जब मैंने गौर से देखा तो महसूस किया कि वो उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसका बाप तो अच्छा खासा सेहतमंद मोटा आदमी था और ये दोनों तो दुबले पतले और कुछ छोटे कद के लग रहे थे, जैसे कि जवान लड़के होते हैं। और उस लड़की का तो कोई भाई भी नहीं था, वो तो 4 बहनें थीं। शायद इसीलिए तो उसका बाप अपनी बेटियों से तंग था कि उसे बेटी की वजह से बदनामी सहनी पड़ी। इसीलिए वो अपनी बेटी डेजी से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। मैं कुछ पीछे ही रुक गया, लेकिन अब मुझे उन लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं इस कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, क्योंकि मैं अपनी बेटियों की और अपनी पत्नी की कब्र पर आता रहता था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो तो उस लड़की की कब्र को खोद रहे थे, बल्कि पूरा खोद चुके थे और अब शायद लड़की की बॉडी को बाहर निकालना चाहते थे। मैंने सोचा ये लोग क्या कर रहे हैं और उस लड़की की कब्र को खोद क्यों रहे हैं, इस तरह से उस लड़की की बॉडी को बाहर क्यों निकालना चाहते थे। इसे तो हमने आधा घंटा पहले ही दफनाया था। वो जल्दी जल्दी ये काम कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। मैं उसमें से एक लड़के को पहचान गया था। ये तो वही लड़का था जो उस दिन राह चलते मुझसे टकरा गया था और जिसको देखकर ही पता चलता था कि वो कोई बुरी नीयत और बुरे काम करने वाला लड़का है।
बस मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह आ गई। मैं समझ गया ये लोग उस लड़की के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, मामला कुछ और ही है। अब मुझे शायद मोहल्ले वालों को बुला लेना चाहिए था, लेकिन तब तक मैं लोगों को बुलाता तब तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि रात का समय था और सर्दी का मौसम था। सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे और इतनी सर्दी में कौन आता, जबकि उसका बाप भी अपनी बेटी से पीछा छुड़ाकर गहरी नींद सो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने करीब पड़ा एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठा लिया, जो शायद पेड़ की एक टहनी थी और नीचे गिर गई थी। मेरे अंदर बहुत सारी ताकत आ गई थी और मैं अपने अंदर सारी ताकतें समेट रहा था, क्योंकि उन दोनों के इरादे क्या थे मैं भांप चुका था। उन्होंने बॉडी को बाहर निकाल लिया और कफन भी खोलने लगे, मगर मैंने उसी समय दोनों के सर पर डंडे मारने शुरू कर दिए। एक एक डंडा मैंने उन दोनों के सर पर दे मारा। उनमें से एक लड़का तो एक ही डंडे में बेहोश हो गया, और जिसको मैं जानता था मैंने उसको पकड़ लिया और मुक्कों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर कब्रिस्तान में रहने वाला कब्र बनाने वाला भी आ गया। वो कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में रहता था और दीवार के पार ही उसका घर था। इतनी दूर से वो देख तो नहीं सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शोर सुनकर वो भागता हुआ आया था। वो लड़का जमीन पर गिर गया था। मैंने जल्दी जल्दी बॉडी को ऊपर दोबारा से कपड़ा लिपेट दिया, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो लड़की तो जिंदा थी, क्योंकि वो सांस ले रही थी, लेकिन शायद गहरी बेहोशी में मालूम हो रही थी। कब्र बनाने वाला आदमी वहां पर आ चुका था। उसने उस लड़के को पकड़ लिया। मैंने कहा कि इसको जाने मत देना, और ये जो बेहोश पड़ा है इसको भी पकड़ लेना। ये लड़की जिंदा है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की मर चुकी है और उसकी डेथ बॉडी को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं जोर से चिल्लाया। मैंने कहा, ये मरी नहीं है। मैंने जल्दी से डेजी को गोद में उठाया। उसका वजन इतना ज्यादा नहीं था। दुबली पतली 17-18 साल की लड़की थी। अस्पताल करीब ही था। मैं जल्दी जल्दी उसे वहां पर ले गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। बाकी सब लोग भी हैरान थे, क्योंकि डेजी की बॉडी कफन में लिपटी हुई थी, और इस तरह कफन में लिपटी बॉडी को अस्पताल में लाना सबको हैरान कर गया था। बल्कि उल्टा सब लोग मुझ पर गुस्सा होने लगे कि डेथ बॉडी को अस्पताल में इलाज कराने के लिए क्यों लाए हो। मैंने डॉक्टर को कहा कि इसको चेक करें, ये जिंदा है। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने कहा कि हाँ, इसकी सांसें तो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, हमें इसे फौरन ऑक्सीजन लगानी होगी। मैंने कहा कि जो भी करें बस जल्दी करें। वो जल्दी जल्दी उस लड़की को अंदर ले गए और उसे ऑक्सीजन लगाई गई। 1-1.5 घंटे तक तो कुछ समझ नहीं आया कि वो जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। मैं हैरान था। ये लड़की जिंदा थी और उसको दफन कर दिया गया था। ये सब कुछ उसके बाप की वजह से हुआ था, उसने जो इतनी जल्दी मचा रखी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी उसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। मैंने कहा कि आखिर ये सब मामला क्या हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की ने नींद की बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली थीं, लेकिन ये मरी नहीं थी, बस ये गहरी बेहोशी की हालत में चली गई थी, जिसमें इंसान के दिल की धड़कन और सांस लेने की गति बहुत कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि इंसान मर गया है और फिर उसे 2-3 दिन के बाद ही होश आता है। ऐसे मरीज को देखकर सिर्फ डॉक्टर ही अंदाजा लगा सकता है कि वो जिंदा है। शायद इसके घर वाले इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर ने कहा कि आप इंतजार करें, अगले 24 घंटे के बाद देखेंगे कि क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि डेजी जिंदा तो है, शायद इस लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। उसके शरीर से जान नहीं निकली थी, लेकिन उम्मीद खत्म हो गई थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। इंसान का दिमाग बड़ा ही उलझा हुआ होता है, दुख और सुख से ही चलता है, लेकिन खुशी से तो चलता है मगर गम से मर जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आप उसके माँ बाप को बता दें। मैंने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बात मोहल्ले में फैल जरूर सकती है, पर इस बारे में सिर्फ कब्र बनाने वाले को ही पता है, या फिर हमारी गली के कुछ लोग आए थे, वो भी सारी सूरत हाल देखकर मेरे ही साथ हो गए थे, और उन दोनों आवारा लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हमने पुलिस को भी कहा था कि इनको इनके घर वालों से बात मत करने देना। पुलिस वालों ने कहा कि बात करना तो दूर की बात है, पहले तो हम इनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। उनकी इतनी हिम्मत कि ये कब्र से लड़कियों को निकाल कर उनके साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। बाद में पता चला उस लड़की के साथ पहले भी इन्हीं लड़कों ने जबरदस्ती की थी, और अब दोबारा से ये सब कुछ करने के इरादे से आए थे। पुलिस वाला भी हमारे ही मोहल्ले का था। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि हम भी बेटियों वाले हैं, ऐसे इंसान को अगर बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए तो कल को ये सब कुछ हमारी बेटियों के साथ भी कर सकते हैं। मैं इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा।
डेजी को 48 घंटे के बाद होश आया था। मुझे देखते ही वो पहचान गई थी कि मैं कौन हूँ। नर्स और डॉक्टर ने उसको सब कुछ बता दिया। बेचारी अब क्या बोलती, वो तो अजीब सी हालत में थी। उसे पूछा कि वो क्या अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है, तब उसने इनकार कर दिया। हमने उसको समझाया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारी बहनें होंगी, वो तुम्हारे लिए तड़प रही होंगी, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया। ये बात छुपने वाली नहीं थी, उसके घर वालों को भी सब पता चल चुका था। वो भी अस्पताल आ गए थे। डेजी की माँ उससे लिपटकर ऐसी रोई कि हम सबकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा, ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है, मैं इसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। उसने अपने पति से कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। डेजी के बाप का सर शर्मिंदगी से झुक गया था और सबने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुद किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उसके साथ तो ज़बरदस्ती की गई थी, और जिसने उसके साथ ये जुल्म किया था वो भी पकड़ा गया है। अब डेजी का बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, वो भी रोना लगा। अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उससे डरकर पीछे हट गई। ये मंजर देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और गॉड से माफ़ी मांगने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि अब इस लड़की का क्या होगा, ये तो बेचारी हर तरफ से बदनाम हो गई है। मैंने कहा, इसकी ज़िंदगी बच गई, यही बड़ी बात है। लेकिन हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का आगे आया, उसने डेजी से शादी करने की बात सब लोगों के सामने रख दी। मैं उस लड़के को जानता था, उसका बाप इस दुनिया में नहीं था और वो अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन बहुत ही गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था, मेहनत और मजदूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले डेजी की शादी इस लड़के से कर देंगे और बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। और फिर सब मोहल्ले वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस पुलिस वाले ने भी उस लड़के के लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया था। आज डेजी की शादी हो गई है और वो अपने पति और अपनी सास के साथ बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बेटी है वो। उसका पति मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता है, मैं डेजी से मिल लेता हूँ, मुझे देखकर वो बहुत खुश होती है। ऐसा लगता है वही मेरी अपनी सगी बेटी है और मैंने उसकी शादी की है। मेरी अपनी बेटियां तो मर गई थीं, मगर डेजी की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज डेजी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।